इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज, इंडिपेंडेंस डे पर जो हमारे पीएम ने स्पीच दिया उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं जो हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि जब हम हमारे 100 ईयर्स कंप्लीट करेंगे इंडिपेंडेंस डे के, तो आने वाले जो 25 ईयर्स है ना, वो हमारे लिए एक तरीके से अमृत काल है। इस समय जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा वो हमारे इंडिया को एक अलग लेवल पर ले जा करके खड़ा करेगा। उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले। उन्होंने बोला कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होने वाला है नेक्स्ट 25 ईयर्स में वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर होगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके से वर्क करेगी कि जो पॉपुलेशन है उनके पर्सनल इंटरफेयर कोई भी ना हो, मतलब उनकी प्राइवेसी में कम से कम इंटरफेयर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ में ही डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर इस तरीके से फोकस किया जाएगा कि अर्बन एंड रूरल जो एरिया है उनमें कोई भी डिफरेंस ना हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब दोनों जगह सेम तरीके की सुविधाएं बेनिफिट्स मिलेंगे तो जो माइग्रेशन है वो बहुत कम होगा। इसकी वजह से अर्बन एरियाज में जो एक तरीके से प्रेशर क्रिएट होता है माइग्रेशन की वजह से वो कम होगा। जो वहाँ पर रिसोर्सेज हैं वो सभी को इक्वलिटी लेवल पर अवेलेबल हो पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 75 वीक्स का जो हम अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी, जिनसे उन एरियाज़ को कवर किया जाएगा, उन एरियाज़ को कनेक्ट किया जाएगा इंडिया के जो बिल्कुल रीजनल एरियाज़ हैं और उन एरियाज़ में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो उन रीजनल एरियाज़ को कनेक्टिविटी करने के लिए ये जो वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलाई जा रही हैं। इसके अलावा जो उड़ान स्कीम है हमारी, उस उड़ान स्कीम के तहत में भी देखो, आपको पता है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी को एयरवे के तहत काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है। तो ये मेजर स्टेटमेंट दिए, इनको हम आने वाले 25 ईयर्स में इंडिया किस तरीके से अपने आप को कवर करने वाला है, डेवलप करने वाला है, इन सब के ऊपर फोकस किया गया है। नेक्स्ट न्यूज अफगानिस्तान को लेकर के है। तालिबान ने वहाँ की कैपिटल काबुल को अपने अंडर कर लिया और ये माना जा रहा है कि 1996 से 2001 तक जो एक तरीके से तालिबान का वहाँ पर दहशत, वहाँ का रूल देखने को मिला था, वो दोबारा से हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ देखिए। देखो, जब काबुल में एक तरीके से काबुल को अपने अंडर किया तालिबान ने, तो वहाँ की बहुत सारे स्कूल में जो वीमेन टीचर हैं उनको लेकर के स्टेटमेंट दिया गया कि अब उनके साथ में सेम वो ही प्रोसीजर फॉलो होगा जैसे उस समय में कट्टर मुस्लिम जो सरिया इस्लाम है के जो कानून हैं उनको लागू करके जो वीमेन हैं, जो यंग चिल्ड्रन हैं, इसके अलावा जो गर्ल्स हैं उनके सारे राइट्स को छीन लिया जाएगा। तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा खराब टाइम आने वाला है। नेक्स्ट न्यूज जुडिशरी को लेकर के है। हमारे सीजीआई ने बोला है कि जब भी जहां पर लॉ मेकिंग होता है, वो जगह जहां पर लॉ बनाया जाता है, उस एरिया में अगर ओपन डिबेट होने लग जाती है, तो अगर ओपन डिबेट होती है और वहां पर मान लो कोई बिल रखा गया, तो बिल जो है एक बेस्ट एक्ट के रूप में, बेस्ट लॉ के रूप में निकल करके बाहर आता है। ओके, अब देखो प्रेजेंट टाइम में उन्होंने, हमारे सीजीआई ने बोला कि प्रेजेंट टाइम में जो मानसून सेशन चला पार्लियामेंट का, उसमें लोकसभा में 20 बिल्स को और राज्यसभा में 19 बिल्स को पास करवाया गया। मतलब अपोजिशन के साथ में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया और जहाँ पर डिस्कशन नहीं है वहाँ पर एक बेटर रिजल्ट कैसे निकल करके सामने आ सकता है। इसके अलावा सीजीआई ने जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय जुडिशियल सर्विसेज का क्या रोल था, कि उन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो लोग थे वो जुडिशरी से रिलेटेड थे, एडवोकेट थे, जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड थे। इसी कारण उन्होंने डिबेट पे तर्क वितर्क पे ध्यान दिया और उसी का नतीजा रहा कि बहुत ही अच्छा संविधान बन करके सामने आया। इन्होंने बोला कि समय के साथ में जो पार्लियामेंट की जो डिबेट खत्म होती जा रही है, उससे जो एक तरीके से आर्बिट्रेटनेस जो है वो निकल करके सामने आ रही है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर एक ट्रू एग्जाम्पल है कि अगर सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर तरीके से कोऑपरेशन के साथ में वर्क करे तो बेटर रिजल्ट निकल करके सामने आ सकता है। यहाँ पर क्राइम ब्रांच के 2
कांस्टेबल जिनका नाम है राधा रमन त्रिपाठी और पुष्पेंद्र यादव, उन्होंने 4 इयर्स अगो व्हाट्सएप ग्रुप डेवलप किया था ग्वालियर में 2017 में। इसमें उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सभी ऑफिसर्स को, सभी क्राइम ब्रांच के जो मेंबर्स हैं उनको आपस में जोड़ रखा है। जब भी ऑनलाइन जो ठगी, ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है, मान लो आपके अकाउंट से जो पैसे हैं, जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद में जब आप केस करते हो तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसके बाद में उसके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो सभी लोग मिलकर के उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसी का रिजल्ट निकला कि अभी मुंबई में ऐसा केस होता है और कुछ ही समय के बाद में उनके पैसे रिकवर कर लिए जाते हैं। ये बोला गया है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के तहत अभी तक 15 करोड़ रुपीस की जो फ्रॉड है उसको रोका जा चुका है। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जब भी कहीं कहीं पर जब भी कॉपरेशन हुआ है तो उसके बेटर रिजल्ट्स निकल करके आए हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ है। दिल्ली के जो सीएम हैं उन्होंने बोला है कि वो अपने करिकुलम में जो देशभक्ति है उसका इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब बच्चों को अपनी कंट्री के लिए जो भी उनके ड्यूटीज़ हैं, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी थ्रू करिकुलम। इसके अलावा करिकुलम जो है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है नर्सरी से क्लास 8 के लिए कि जो पार्टिसिपेटरी मेथड ऑफ लर्निंग जो है उसके थ्रू इस करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, और इसमें टेक्स्ट बुक नहीं होंगी, देर आर नो टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट्स बट टीचर्स विल गेट हैंडबुक्स। उनके पास में हैंडबुक होंगी, टीचर्स के पास हैंडबुक होंगी। मतलब जो लाइव इंटरेक्शन है वो होगा और बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू इस तरीके से ये डिस्कशन किया जाएगा, उनको लाइव एग्जाम्पल से ये सारी बातें समझाई जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज, हमारे पीएम ने बहुत सारी बातों को, नई नई इनिशिएटिव उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर उन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि वीमेन और चिल्ड्रन की अगर बात आती है तो माल न्यूट्रिशन सबसे मेजर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की वजह से जो वीमेन और चिल्ड्रन हैं उनकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ में रुकावट आती है। अब हमारे इंडिया में हर सेकंड जो वीमेन है वो एनेमिक है, मतलब उसमें खून की कमी है, और हर तीसरा बच्चा स्टंटेड है। इससे क्या पता चलता है कि उनको जो भी उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया का 94 रैंक है। इससे ये लगता है कि इंडिया में जो हंगर है उसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है। अब हंगर का लेवल ज़्यादा है तो न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए पीएम ने अनाउंस किया है कि 2024 तक मिड डे मील स्कीम के तहत बच्चों को और पीडीएस सिस्टम के तहत फोर्टिफाइड राइस अवेलेबल करवाई जाएंगी। इससे क्या होगा, वीमेन एंड चिल्ड्रन को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो कंट्री की भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प होगी। अब यहाँ पर डाटा दे रखे हैं कि जो फोर्टिफाइड राइस हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं और किस आधार के ऊपर वर्क किया गया है। मतलब क्या क्या उसमें, कितना फोलिक एसिड है, कितना आयरन है, कितना विटामिन है, विटामिन B12, ये सब कुछ है। इसकी वजह से जो भी न्यूट्रिशन है उनकी प्रॉब्लम कम होगी। नेक्स्ट न्यूज, हमारे पीएम ने बोला कि हमारे इंडिया में 80 to 85% स्मॉल फार्मर्स हैं और ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसमें 6,000 रुपये किसानों को 3 इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं ताकि ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास मनी की कमी होती है तो जब भी वो किसी क्रॉप को सो करना चाहते हैं उससे पहले मनी लेंडर्स के ऊपर उनकी जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो सके। पीएम ने ये भी बोला कि देखो जो स्मॉल फार्मर्स है ना, हमारे इंडिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे परिवारों का बंटवारा होता जा रहा है, वैसे वैसे जो फार्म लैंड है वो काफ़ी कम होती जा रही है। मतलब पर फार्मर फार्म लैंड की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती जा रही है। तो इनके लिए जो क्रिटिकल डिसीजन लेने का समय है कि क्रिटिकल डिसीजन ले जिससे स्मॉल फार्मर्स को भी फायदा हो। नेक्स्ट न्यूज, पीएम ने ये भी बोला कि 75 वीक्स में हमारी कंट्री को कनेक्ट करने के लिए 75 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात की कि इंडिया ने जब भी कोई टारगेट लिया है किसी चीज़ को अचीव करने का तो इंडिया ने उसको अचीव किया है। जैसे एशियाटिक लॉयन की उन्होंने बात की, इसके अलावा टाइगर की पॉपुलेशन की बात की कि इनका हमने टारगेट लिया था कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ानी है और प्रेजेंट टाइम में इनकी पॉपुलेशन जितनी डिग्रेड हुई थी उससे ज़्यादा पॉजिटिव रेट इस समय पाई जा रही है। देखो क्लाइमेट चेंज
आईपीसीसी की अभी 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई और उसमें एक बात सामने आई कि क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होंगी आने वाले समय के लिए, इसलिए सभी कंट्रीज़ को अपने जो नेट जीरो एमिशन टारगेट हैं वो डिसाइड कर लेने चाहिए। ओके, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी कंट्री को ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जब हम फोकस करेंगे तो तभी हम क्लाइमेट चेंज का एक अल्टरनेट सोर्स ढूंढ पाएंगे। 2030 तक हमारे इंडिया का टारगेट है कि 450 गीगावाट हमारे यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन हो। प्रेजेंट टाइम में की अगर हम बात करें तो 100 गीगावाट इंडिया का प्रोडक्शन है। इसके अलावा 2030 तक जो इंडियन रेलवेज हैं उन्होंने भी बोला है कि वो अपने आप को क्या डिक्लेयर कर लेंगे, उन्होंने बोला है कि वो अपने आप को डिक्लेयर कर लेंगे नेट जीरो एमिशन। ओके, इसके अलावा इंडिया जो है वो सेल्फ डिपेंड नहीं है एनर्जी के मामले में, मतलब अभी भी इंडिया को 12 लाख करोड़ की एनर्जी इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो हमारे पीएम ने टारगेट लिया कि 100 साल जब हमारी इंडिपेंडेंस को होंगे उस समय हम अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट होंगे, मतलब इंडिया जो है जितनी एनर्जी इंडिया को चाहिए उतनी एनर्जी इंडिया खुद प्रोड्यूस करने वाला होगा। इस तरीके का सेटअप हमें तैयार करना है और जो भी फॉसिल फ्यूल्स है उनके थ्रू हमें उनसे अल्टरनेट सोर्स ढूंढना है रिन्यूएबल एनर्जी को। ओके, एक्सप्लेन पेज की अगर अब हम बात करते हैं, एक्सप्लेन पेज पर एक तो बताया गया है कि किस तरीके से जो काबुल है उसको तालिबान ने अपने अंडर किया है और अब इंडिया का क्या मतलब होगा। देखो, तालिबान ने पहले भी बोला कि जो सत्ता और सरकार बदलने में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, ट्रांजिशन प्रोसीजर होता है, मतलब एक के हाथों में से सत्ता दूसरे के हाथों में एक टाइम लगता है। जैसे कि 2001 में जब यूएस ने यहाँ पर आकर के 9/11 अटैक के बाद में यहाँ पर अफगानिस्तान पर अटैक किया था और तालिबान को कैप्चर करने की कोशिश की थी, क्योंकि तालिबान 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने रूल किया था, तो इसको वापस कैप्चर करने के लिए एक टाइम लगा था। तालिबान ने भी सेम प्रोसीजर बोला है, जब भी ऐसा होता है इंडिया को अपना ओपन माइंड रखना है, वहाँ पर जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं उनको इंडिया को ऑब्जर्व करना है और उसी के अकॉर्डिंग इंडिया को तालिबान से बातचीत का रास्ता अपनाना है। मतलब इससे पहले इंडिया का ये मतलब रहा है कि टेररिज्म जहाँ भी होता है, जहाँ भी राइट्स का वायलेशन होता है, वहाँ पर इंडिया बातचीत करना ही बंद कर देता है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन बदल चुकी है, जब तक आप अपने अपोनेंट से भी बातचीत नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं निकल करके आएगा। तो एक रिजल्ट का जो रास्ता है वो इंडिया अपना सकता है। आज से 46 ईयर्स अगो 1975 में भी सेम इसी तरीके का इंसिडेंट होता है। वियतनाम का साउथ एक जगह है साइगोन, मतलब साउथ जो वियतनाम है उसमें एक इम्पोर्टेंट सिटी थी साइगोन, उसके ऊपर एक तरीके से यूएस ने अपनी आर्मी को यहाँ पर पुश कर रखा था कि साउथ वियतनाम को हेल्प की जाए। लेकिन नॉर्थ वियतनाम 1975 में इस एरिया को कैप्चर कर लेता है और उसके बाद में यूएस आर्मी जो है वो इस तरीके से अपने आप को एग्जीक्यूट करती है। नेक्स्ट आर्टिकल है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स को लेकर के। अभी हमारे सीजीआई ने बोला कि जिस तरीके से ट्राइब्यूनल्स में सीट वैकेंट है, ये लगता है कि गवर्नमेंट को इनको बंद कर देना चाहिए। और उसके देखो प्रेजेंट टाइम में जो पार्लियामेंट का मानसून सेशन चला उसमें एक नया बिल भी लेकर के आए ट्राइब्यूनल्स को लेकर के। उस ट्राइब्यूनल्स में हालांकि अप्रैल 2021 में ट्राइब्यूनल्स को लेकर के ऑर्डिनेंस लेकर के आ चुके थे और उस ऑर्डिनेंस में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ चेंजेस किए थे, 2 मेजर चेंजेस किए थे। और प्रेजेंट टाइम में जो बिल लाया गया उसमें उन चेंजेस को हटा करके जो ऑर्डिनेंस में बेसिक फीचर्स थे उन्हीं के तहत ये इस बिल को लॉन्च किया गया है। इसमें बोला गया है कि जो 8 ट्राइब्यूनल्स हैं उनको इनवैलिड क्लियर कर जाएगा, डिसोल्व कर दिया जाएगा। अब इससे मेजर प्रॉब्लम ये सामने आएगी कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनमें एक्सपर्ट्स बैठेंगे। जब उनका मैटर आप नॉर्मल हाई कोर्ट्स में सेंड कर दोगे तो उस मैटर को समझने के लिए एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है, तो जो रिजल्ट निकल करके आना चाहिए था वो रिजल्ट निकल करके नहीं आएगा। ये जो लास्ट की लाइन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ तो ये बता रखा है कि जो जो ट्राइब्यूनल्स डिसोल्व होंगी उनके केस कहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, यहाँ पर तो ये बातें बता रखी हैं। तो एक बार आप इसको सरसरी नज़रों से देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसका केस कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। उनका जो भी ट्राइब्यूनल्स के जो भी मेंबर्स हैं उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था।